हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे इस साल 10th पास करके 11th में आए हैं तो आज उनके लिए फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा और ये लेक्चर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई भी इसके लिए आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, अब एक बात आप पहले फिजिक्स के बारे में समझिए कि फिजिक्स बेसिकली पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है फिजिक्स में वह कहीं भी आप किसी कॉन्सेप्ट में बहुत डीप नहीं गए हैं, लेकिन अब 11th-12th में जो फिजिक्स है उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स में डीप में भी जाना होगा ताकि उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो सके। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि अब वो अंडरस्टैंडिंग बनती कैसे है। देखिए, एक तो बच्चा बुक से फिजिक्स पढ़ता है और बस उसको एक ट्रांसलेशन टाइप चलता रहता है उसके दिमाग में, ऐसे कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा जाता, या डेफिनेशंस स्टेटमेंट्स याद करने से, लॉज याद करने से नहीं। आपको पूरी फिजिक्स को समझना है। अब ये बात तो सही है, सब बच्चे कहेंगे हाँ जी साइंस है तो समझ के ही पढ़ी जाएगी, ठीक है, लेकिन समझना कैसे है ये बहुत मायने रखता है, पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी। पढ़ाने वाले को भी कोशिश ये करनी है कि जितनी ज़्यादा आपकी नॉर्मल चीज़ों से आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया जा सके आसानी से, ठीक है, जितना हो सके आसान बना के, ठीक है, हमें इस तरीके से डिलीवर करना है और आपको भी उस तरीके से समझते हुए अपने आसपास की चीज़ों से जो भी आपके सिचुएशन आप बना सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं आपके आसपास पड़े हो, उनसे उस चीज़ को विजुलाइज करना है। ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, इसके क्या कंडीशंस है, कब ये लगेगा, ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर रखनी है, तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, वरना आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो जो भी बच्चे आपका आईआईटी मेंस, नीट, बोर्ड्स और स्कूल की जो भी आपके, ठीक है, एग्जाम्स होते हैं, ये सब इसके अंदर कवर होंगे, राइट, सब, क्योंकि फिजिक्स तो सेम ही है। फिजिक्स को मतलब नहीं है कि आप आईआईटी दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं, फिजिक्स तो फिजिक्स है। सिर्फ क्या होता है कि प्रॉब्लम के थोड़े स्टैंडर्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर आईआईटी और मेंस की बात करें तो वहाँ न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेडिकल में कंपैरेटिवली कम होता है, पर इससे बेसिक तो नहीं बदलता, बेसिक फिजिक्स सबके लिए सेम है। ठीक है, तो ये लेक्चर सबके लिए काम करेंगे, राइट। तो हम आसान से लेके मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल करना और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी कैसे आप अपने आसपास की चीज़ों से एक नॉर्मल तरीके से समझ सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, सीधे, ठीक है, वो आपको सिखाएंगे। तो हम लोगों को पहला काम ये करना है कि हम लोगों को फिजिक्स को जितना हो सके नॉर्मल रखना है। ठीक है, फिजिक्स सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स में एक बार अच्छे हो गए तो आपको उसका फ़ायदा केमिस्ट्री में भी मिलेगा, मैथ्स में भी मिलेगा, बायो में भी मिलेगा, क्योंकि इकलौता यही सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ जब आप सीख के मेहनत करके इसको सीख लेते हैं तो उसको सीखने के बाद आपको एक सोच को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी, अब ये समझिए, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो पहले 11th के सिलेबस की बात करें मोटा मोटी आपके मैं बड़ी यूनिट्स पहले बता देता हूँ। हम फिजिक्स के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है मैकेनिक्स, इसी में हम साथ में फ्लूइड भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्शन है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा फिजिक्स तो आपका यहीं पर है। ठीक है, तो एक यूनिट हमारी ये हो गई, सेकेंड यूनिट हमारी हो गई आपकी, ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकेंड यूनिट हो गई आपकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक, तो हम इसको शॉर्ट में हीट बोलते हैं, और थर्ड यूनिट हो गई हमारी वेव एंड साउंड। तो ये 3 पार्ट में फिजिक्स है। फिर 12th में भी आपके लगभग 3 पार्ट है। ठीक है, तो फ्लूइड्स भी हमने इसमें डाल दिया मैकेनिक्स के साथ ही। अब आपका स्टार्टिंग मैकेनिक्स से ही होती है। देखिए, ये पोर्शन न्यूमेरिकली बहुत साउंड है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल यहाँ नहीं है, पूरी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रांग रहता है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप देखें ऑन एन एवरेज अगर बात करी जाए तो 100 में से लगभग 50 बच्चों का ये सेक्शन वीक होता है। ठीक है, तो अगर आप कंपटीशन भी टारगेट कर रहे हैं तो आप एक बात समझिए कि अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से कर जाते हैं
तो ये सेक्शन ना केवल आपको फिजिक्स की समझ देगा, बल्कि आप ये समझिए कि 50% बच्चों से तो आप आगे निकल ही जाएंगे। 50% बच्चे ऐसे हैं जो इस पार्ट में मेहनत नहीं करते हैं। तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं बच्चे 11th के, वो इस बात को ध्यान रखें कि इस पार्ट पर फोकस करना है 11th में। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा अगर आप में यहाँ स्ट्रांग होते हैं तो ये इसको आप कंसोलेशन मानिए अपने लिए कि इस पार्ट में आपको बहुत आसानी होगी। तो हम हमेशा शुरुआत में उस जगह मेहनत करते हैं जिससे हमारा आगे का काम आसान हो जाए, ठीक है। तो इसको सीखना है ना, ये केवल आपको लीड लेने में हेल्प करेगा, आपको फिजिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा, न्यूमेरिकल में बहुत साउंड कर देगा, आपको न्यूमेरिकल से डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बल्कि यहाँ इस सेक्शन में जब आप आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लगेंगे और आपकी समझ भी बढ़ चुकी होगी, ठीक है। इसका बहुत बड़ा फायदा आपको 12th में मिलेगा, ठीक है। तो फिजिक्स सीखना कैसे है मैंने बताया। आपके आसपास जो भी कुछ आपको दिखता है, कोशिश कीजिए जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, ठीक है, उसको उससे रिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जितना आप, ये हो सकता है शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी हो, बट देखिए जब एक काम करना हम शुरू कर देते हैं और रोज 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 करते रहते हैं, ठीक है, एक हैबिट हमें पड़ जाती है और उसके बाद वो फियर हमारे दिमाग से निकल जाता है और फिर हमें वो काम आसान लगने लगता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में आप सोचें किस चीज़ से सर एग्जैक्टली बोलना चाह रहे हैं, कि किससे रिलेट करें। देखिए ये आपको सोचना है, मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, आपको मेरा तरीका सही लगता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको मेरा तरीका सीखने के बाद उसको एक और ऑल्टरनेट वेज अपनी समझने का तरीका मिलता है, अब उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कुल मिला के वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में विदाउट स्पून फीडिंग हमारे दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट्स हैं वो सब हमें समझ आने चाहिए, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को लेके हम सोच सकें और उसके बेस पर कुछ कर सकें, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? देखिए पहले तो किसी बेसिक यानी कि किसी कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट सीखने की बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बच्चा सीखे कैसे। उसके बेसिक जब आपको समझाए जाएंगे तो हम कोशिश बिल्कुल हमारी हमेशा रहती है हम स्पून फीडिंग ना करें। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जब बच्चे को फंडामेंटल अच्छे से समझा दिया जाता है तो उसको बहुत सारी सब डेरिवेटिव वाली बातें समझ आनी शुरू हो जाती है कि भाई ये ऐसा चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ये कहता है, ये होगा तो ये। कुछ जगह क्या होता है उन डेरिवेटिव्स को भी बताना शुरू कर दिया जाता है। अब वो क्या होता है, वो स्पून फीडिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे ने तो कंक्लूड नहीं किए ना वो चीज़ें, बच्चे ने तो सोची ही नहीं, किसी ने सीधी सीधी उठा के दिमाग में रख दी। तो ठीक है वो उतना पार्ट तो आपको आ गया, पर क्या आपका ब्रेन शार्प हुआ? ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। आजकल बहुत सारी बुक्स फिजिक्स के ऐसे अवेलेबल हैं जहां पर ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है, क्योंकि टीचर ने वो सारी चीज़ें लिख दी हैं वहाँ पर। उसने ठीक है शायद आपका भला सोच के ही किया हो, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि अब आपका ब्रेन उतना शार्प हो पा रहा है? शायद नहीं, जवाब होगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से फिजिक्स प्रिपेयर करें तो आपको स्पून फीडिंग से बचना है, ठीक है। आपको चीज़ों को खुद से सोचना है, जैसी सिचुएशन आए बेसिक के बेस पर उसको सोचिए, कंक्लूड कीजिए, फिर चेक कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से मत पढ़िए, ठीक है। और आई एम श्योर जो ऑथर वो लिखते भी ये बातें, उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि क्या ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, आप सोच के देखिए, ठीक है। तो वो उनका लिखने का मकसद यही रहता है। लेकिन अव्वल बस ये ध्यान रखिए स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, वो गलत है, वो आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक है, वरना कहेंगे मेहनत करी एग्जाम नहीं निकला, ठीक है। तो चलिए अब फिजिक्स की जहाँ तक बच्चे पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड दिया है, नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है, जहाँ फिजिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रो दिया गया है बस, ठीक है। फिर यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट है, फिर मैथमेटिकल टूल्स है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे भी बताया कि फिजिक्स में समझने के लिए जरूरी होता है कॉन्सेप्ट का एक तो समझना, उसके बाद वो सीखा नहीं, वो आधा पार्ट हुआ, फिर उसको न्यूमेरिकल में उस कॉन्सेप्ट को लगा के देखना, यानी कि जो भी क्वेश्चन उसके ऊपर बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के, उस कॉन्सेप्ट को बार बार वहाँ लगा के देखना। क्योंकि हम न्यूमेरिकल तो बदले जा सकते हैं और बहुत सारे बन सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट नहीं बदला जा सकता। तो कोई भी न्यूमेरिकल बनाएगा कॉन्सेप्ट के बेस पे बनाएगा। तो इसलिए हमें वो कहावत है ना, वो अर्जुन की आंख वाली वो कहानी है, ठीक है, कहावत बोल रहा हूँ मैं, कहानी है,
कि अर्जुन ने आँख देखी थी, अर्जुन की आँख नहीं, चिड़िया की आँख, ठीक है। तो चिड़िया की, बाकी सब ने चिड़िया देखी, घास फूस देखा, पेड़ देखा, पत्ते देखे, अर्जुन ने सिर्फ आँख देखी। तो फिजिक्स में जो आँख है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम में लगा लगा के उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट, अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो ये प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट पर बेस है, सॉल्व हो जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। तो सीखना और समझना, ठीक है, दोनों में अंतर है। आप समझ बहुत अच्छा सकते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं लगा के देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपनी साइकोलॉजी भी सही रखनी है आपने। वो साइकोलॉजी क्या होगी कि मुझे कॉन्सेप्ट को सीखना है। सीखना है तो पहले कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना है, ठीक है, प्रॉपर, और जितनी आसानी से हो सके आसानी से आसान तरीके से, ठीक है। दूसरा, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में लगा के देखना है। अगर वो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाते हैं तो मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख गए, फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो अपनी साइकोलॉजी थोड़ी सी बदलनी है। मैंने जैसे कहा कि मैंने मैक्सिमम बच्चे देखे हैं कि उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उनको ब्रेन की कोई दिक्कत नहीं होती, वो साइकोलॉजी जो चाहिए फिजिक्स सीखने के लिए वहाँ थोड़ी गड़बड़ होती है। अगर उसे ठीक कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में एरर भी आता है, और एरर में कोई बहुत सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके उनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैं पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, उसको मैं सेकंड उसमें पढ़ाऊंगा। मैं पहले आपको फिजिक्स के लिए जो जरूरी चीज़ होती है कैलकुलेशन, फिजिक्स समझने के लिए, फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए, बेसिक समझने के लिए। और बच्चों का ज़्यादातर यही पार्ट वीक रहता है, इसलिए उनको फिजिक्स में उनकी समझ भी वीक रहती है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको कराऊंगा मैथमेटिकल टूल्स, जिस चैप्टर का नाम है, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसको अच्छे से करिए। आपको थ्रू आउट फिजिक्स में एटलीस्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। अब मैथमेटिकल टूल्स में हम बात करें, कोई एक चैप्टर नहीं आता है, इसे मैथमेटिकल टूल्स क्यों कहा गया। बेसिकली जैसे आपने मान लीजिए घर का कोई टीवी खोलना है, तो टीवी कैसे खोलोगे, उठा के ऐसे तो खोल दोगे नहीं, या वॉशिंग मशीन खोलनी है, ठीक है, भीम तो बनने नहीं वाले हो आप, स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको या चाबी चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप उसको खोलेंगे, राइट। तो इसी तरह जैसे वो इंस्ट्रूमेंट जरूरी है उस चीज़ को, ठीक है, लॉक अनलॉक करने के लिए, इसी तरह फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लॉक अनलॉक करने के लिए कुछ मैथ्स के बेसिक इस्तेमाल होते हैं। अगर वो बेसिक आपके ठीक है तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स को लॉक अनलॉक करने में, यानी कि उनको समझने में बहुत आसानी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। वरना क्या होगा, आपका कुछ पार्ट छूट जाएगा, हो सकता है वो समझने वाला पार्ट ही छूट जाए आपका, ठीक है, वो सिर्फ याद रहे कॉन्सेप्ट, आपको समझ ना आया हो। तो इसीलिए मैं मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स में। मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स, यूज इन फिजिक्स। अब देखिए मैथमेटिकल टूल्स में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम वेक्टर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स के है सेक्शन पूरा, लेकिन ये फिजिक्स में, मैंने कहा ना, इसके बगैर फिजिक्स तो समझ नहीं पाएंगे। सेकंड पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन, ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन, राइट, और फोर्थ पढ़ेंगे हम ग्राफिकल, ठीक है, सेक्शन, जहां ग्राफ से रिलेटेड फिजिक्स में हम लोग ग्राफ्स के कुछ मैथ्स के सेक्शन ऐसा है जो फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उनका, ठीक है। ये सेक्शन अगर आप एक बार कवर कर ले, और एक ही बार करना है आपको, बस एक बार सीख लीजिए, ठीक है। मैथ्स में ठीक है ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में एक बार आपने इनको अच्छे से सीख लिया, पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम खत्म। उसके बाद इनके कारण कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और ये कैलकुलेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपकी फिजिक्स में, ठीक है। मैंने कहा कि मैक्सिमम बच्चे इस पार्ट के कारण फिजिक्स नहीं समझ पाते हैं, और खासकर मेडिकल वाले बच्चे, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मैथ्स है, ये तो मैथ्स है। देखिए मैथ्स और फिजिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैथ्स अपने आप में डीप है, बहुत बहुत वाइड है, ठीक है।
उसका कुछ सेक्शन ऐसा है जो फिजिक्स में कैलकुलेशन में यूज होता है और वो बहुत इजी सेक्शन है, ठीक है। इसमें जब आपका ये आएगा तो हम थोड़ा ट्रिगो भी आपको सिखाएंगे, बेसिक ट्रिगो, ठीक है। तो ये मैथ्स की ट्रिगो से मतलब नहीं है मेरा, ये आपका फिजिक्स में जो ट्रिगो हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वो बेसिक्स आपको कराएंगे। तो ये सेक्शन आपका फाउंडेशन का है, ठीक है। इससे आप जहां भी पढ़ रहे होंगे आपको वहां पढ़ने में भी बहुत फिजिक्स और अदर क्लासेस जहां आपकी चल रही होंगी स्कूल वगैरह की, वहां भी आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा सेक्शन। ये जब मैथमेटिकल टूल्स कवर हो जाएंगे, आप अच्छे से कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ये सीक्वेंस में आज बता दे रहा हूं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद एरर्स, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन सारा हम यहाँ निपटा देंगे सब, इसमें और भी अलजेब्रा से रिलेटेड और भी चीजें बताई जाएंगी आपको, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। फिर हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। तो बेसिकली अगर फिजिक्स की बात करूं, प्योर फिजिक्स, वो यहां से स्टार्ट होगी। यूनिट एंड डायमेंशन और एरर भी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। और उसमें भी मतलब हम कहें कि एक तरह से वो बेसिक सी फिजिक्स में जो टर्म्स हम यूज करते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह, उनकी यूनिट्स, ठीक है, वो सब बातें इसके अंदर आएंगी, राइट। काइनेमेटिक्स से आपकी मेन फिजिक्स स्टार्ट होगी, लेकिन डायरेक्ट आप काइनेमेटिक्स पे कूच कर जाए, आपको पढ़ने में मजा तो आएगा, पर शायद जिस लेवल का कंपटीशन का एग्जाम या जो भी आप तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के, ठीक है। तो ये वन टाइम एक वो है, सिर्फ एक बार आपने करना है, एक बार कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कहीं भी नहीं होगी, ठीक है, मार्क माय वर्ड। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर्स आज स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर वेक्टर्स। अब देखिए, वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग, एक फिजिक्स में टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखिए, फिजिक्स में कोई भी फिजिक्स का लॉ होता है, ठीक है, वो जिन क्वांटिटीज से समझाया जाता है, ठीक है, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैंने ज़्यादा सिंपल बोल दिया, ठीक है। बच्चों को कई बार लगता है इतना आसानी से, इतनी से बस ही फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक्चुअली पूरी फिजिक्स इतनी ही सिंपल है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, रट्टा मारोगे, याद करोगे तो दुनिया भर की किताबें हैं, अलग अलग तरह की वोकैबुलरी, ठीक है, यूज की गई है। सिंपल सी बात है। मैं न्यूटन का थर्ड लॉ लेता हूं। क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन, एक बड़ा एक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने यहां पर, मैं इस सेंटेंस को किसी के सामने भी बोलूं, तुरंत बच्चे समझ जाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की बात हो रही है, ठीक है, करेक्ट। मजाक में भी इस लॉ को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन। एक ने थप्पड़ मारा, पलट के दूसरे ने जड़ दिया, राइट। तो आप स्कूल में देखते ही हैं, ठीक है, बच्चे आपस में मजाक करते रहते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं एक्शन और रिएक्शन हटा दूं, और आपने ये सुना ना होता लॉ कभी, तो मैं कहता फॉर एवरी डैश देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डैश। तब ये इंग्लिश का एक फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस होता है, बस, ठीक है। अगर आपने न्यूटन का थर्ड लॉ कभी सुना ही नहीं होता, अब तो सुन रखा है, तो अब मैं बोलूंगा फॉर एवरी डैश देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डैश, आप कहोगे एक जगह एक्शन लिख दो, एक जगह रिएक्शन लिख दो, बोलोगे ना ऐसे ही। तो यहां पर आप ये देखिए कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ याद किस कारण से रहा? एक्शन और रिएक्शन से। तो इस लॉ को जो समझाया गया, दो वर्ड एक्शन और रिएक्शन से समझाया गया। अब ये एक्शन रिएक्शन थे क्या? फोर्स। ये क्या थे? फोर्स। तो फॉर एवरी डैश देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डैश कोई लॉ नहीं है, एक इंग्लिश का सेंटेंस है। ये लॉ कब बनता है? जब वहां एक्शन रिएक्शन आता है। तो यानी कि कोई भी फिजिक्स का लॉ जो समझाया जाता है, कुछ क्वांटिटीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उन क्वांटिटीज को ही, उन पैरामीटर्स को ही हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दी क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ विच वी एक्सप्लेन्स दी
लॉज ऑफ फिजिक्स, जिनके से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी अब बच्चों से पूछा है, बोलते हैं जिनको मेजर किया जा सके। अरे क्वांटिटी है तो मेजर तो की जाएगी, ठीक है, क्वांटिटी है तो मेजर तो की जाएगी, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप चीज़ का सही मतलब ध्यान रखेंगे तो आपको आगे भी उसके बेस पर जो चीज़ें समझनी है वो ठीक ठीक और सीधी सीधी समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ जो मेजर की जा सकती है ये बोलने से नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, के बेस पर ही हम किसी फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज जिनके बेस पर फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, कोई भी लॉ उठा लो फिजिक्स का, कोई भी लॉ, बिना क्वांटिटीज के वो लॉ एक्सप्लेन नहीं होता, बस उन्हीं क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे 10th से अब 11th में आए हैं, इसलिए बहुत सारे लॉ फिजिक्स में ऐसे हैं, लेकिन आपने भी बहुत कम पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने आपको सबसे फेमस न्यूटन का थर्ड लॉ उठाया, जिसे बच्चे शरारत में भी बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज, ठीक है, विच एक्सप्लेन्स द लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब ये यूनिट एंड डायमेंशन में, इसके आगे का पार्ट यूनिट एंड डायमेंशन में आता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में क्या हुआ कि हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। सवाल आता है क्यों किया ऐसे? देखिए, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी में ये क्लियर बात है कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, ठीक है, राइट। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड सिंपल सी बात करें, आप दुकान वाले के पास जब चीनी लेने जाते हो, ठीक है, आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग चीनी या कोई और सामान लेने गए होंगे, तो अभी चीनी मान लेते हैं। तो जैसे आप चीनी लेने गए दुकान वाले के पास, आप जाके क्या बोलते हो? भैया 2 किलो चीनी दे दो, 3 किलो चीनी दे दो, या 250 ग्राम चीनी दे दो, ठीक है, 250 ग्राम। तो आप ऐसे बोलते हो 1 kg या 2 kg, करेक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है, ज़्यादातर जो भी क्वांटिटीज है सब में आपका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जिसे आप मेजरमेंट बोलते हो ना, मेजर करते हैं, तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो आप मेजर करते हो, ठीक है। फिर वो क्या करता है? चीनी तोलता है आपके लिए, राइट। तो ये जो लिखी जाता है मैग्नीट्यूड वर्ड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? वो दो चीज का बना होता है। यहां पर एक 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ एक मेजरिंग यूनिट लिखी है, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल हम सब यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ एक मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये सब जनरल बातें जो आपने अपनी लाइफ में दर्जनों बार की होंगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बना होता है एक नंबर से, एक न्यूमेरिक वैल्यू, और एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। आप 2 kg भी बोल सकते हो, आप 2000 ग्राम भी बोल सकते हो, राइट, ठीक है। नापने का जो स्केल है, मेजरिंग स्केल, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड किलो के भाव थोड़ी नापा जाता है, तोला जाता है, ठीक है। उसको मेजर कैसे करते हैं? ग्राम्स में मेजर करते हैं हम लोग, राइट, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में मेजर करते हैं, क्योंकि गोल्ड प्रेशियस एक वो है, ठीक है। तो अब उसके प्रीशियस होने से उसकी क्वांटिटी छोटी भी अपनी काफ़ी वैल्यूएबल है, तो इसलिए उसे कम से कम में नापा जाता है। अब चीनी को ग्राम में थोड़ी नापोगे कि भैया 2 मिलीग्राम चीनी दे दो, चीनी ज़्यादा लगती है, 2 मिलीग्राम में आपकी चाय में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आप उसको बड़ी यूनिट में नापना चाहते हो, ठीक है। तो ये यूनिट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, राइट। कोई बड़ी यूनिट वाला सिस्टम भी हो सकता है, छोटा वाला भी हो सकता है, पर क्लियर है कि यूनिट होनी जरूरी है यहाँ पर मैग्नीट्यूड में, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड की बात करी जाती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बस वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, डिस्टेंस या लेंथ बोल लो, स्पीड, ठीक है, ये सब आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज में भी मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटीज में भी मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया क्या होता है?
न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, एन न्यूमेरिक वैल्यू और यू यूनिट हो गई, स्टैंडर्ड यूनिट जो भी होगी आपकी, ठीक है। जैसे हम मास नापना था तो किलो, ग्राम, मिलीग्राम, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे लिखा जाता है, करेक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती है कुछ जिनमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है, वहां पे सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो उन्हें बोला जाता है रेशो। इसको मैं डिस्कस करूंगा यूनिट एंड डायमेंशन में। मैं बता रहा हूँ, कभी बच्चे सोचे कि सर ने तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिर्फ रेशो भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपने ऑप्टिक्स में 10th क्लास में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पढ़ा था ना, इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी थी आपने, आप इसे वैल्यू ऐसे 1.5 ऐसे लिखते थे, यूनिट नहीं होती थी कोई, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती थी, इसीलिए इसे रेशो बोलते थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम यूनिट एंड डायमेंशन में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, हमने स्केलर और वेक्टर पार्ट में डिवाइड किया। अब सवाल यह है कि क्यों किया, ठीक है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटीज में भी होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स होती है, ठीक है, और जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है मैग्नीट्यूड उनमें भी होता है। स्केलर में क्लियर है, इनमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे एक बच्चा है, अब वहां की बात करें, एक स्टूडेंट है ए, ये 200 मीटर चल के आया, एक स्टूडेंट है बी, ये 300 मीटर चल के आया, दोनों कितना चले टोटल, तो आप सीधा 200 प्लस 300 करके कितना बता दोगे, 500। यही नॉर्मल मैथ्स है जो आपने अब तक सीखी है। या मैंने पूछूं कि बी ए से कितना ज्यादा चला या ए बी से कितना कम चला, एक बात को कहने के 2 तरीके भी हो सकते हैं। तो आप 300 माइनस 200 करके बता दोगे जी, लो 100 मीटर बोल लो बी ए से ज्यादा चला या ए बी से कम चला, ठीक है। एक ही बात को कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। तो यह नॉर्मल मैथ्स काम कर रही है मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यही बात अगर मैं, अब देखो, अब सवाल आता है कि जब ये सिंपल मैथ्स चल रही थी तो अब ये वेक्टर कहां से घुसा दिया हम लोगों ने, ये कहां से आ गया, ठीक है। इस बला को क्यों लाए हम लोग, जरा देखते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस पे ब्लॉक है, मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, ठीक है, 2 न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और ये मूव करने लगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, क्लियर। अब मैंने क्या करा, मैंने मूव करा दिया ब्लॉक को, अब ये ब्लॉक यहां रखा है ऐसे ही, मैंने हटा दिया फोर्स, मैंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। मैंने ये स्टेटमेंट दिया एक कि इफ यू विल अप्लाई 2 न्यूटन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक विच इज प्लेस ऑन दिस, ठीक है, सरफेस, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, ये मूव करना शुरू कर देगा, मैंने ही बोल दिया। अब एक शरारती बच्चा आया मेरा स्टेटमेंट सुन के, और ये शरारती बच्चे ने 2 न्यूटन फोर्स ऐसे लगा दिया, बोला सर आप गलत बोल रहे हो, ये तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने उससे कहा बेटा तूने गलत फोर्स लगाया है, गलत डायरेक्शन में लगाया, यही तो बोलूंगा अब मैं उससे। ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने किधर लगाया था, ये मान लो एक शरारती स्टूडेंट है मेरा और ये मैं हूं, मैंने 2 न्यूटन इधर लगाया था, ठीक है, तब मूव किया था, इसने लगा के इधर लगाया, तो मेरा स्टेटमेंट काम नहीं कर रहा है। तो इसने बोला सर आपने डायरेक्शन कहाँ बताई थी, किस तरफ लगाऊं, आपने ये कब बताया, आपने बोला 2 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक पे लगा दो ये मूव कर जाएगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है, अगली बार क्या है मुझे उसे पूरा बताना पड़ेगा। और यही साइंस हमारी कहती है कि जब भी कोई बात बोलो तो कोशिश करिए पूरी बात बोलिए, क्योंकि साइंस में रिजल्ट कंडीशनल होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि बेटा आपने ग्राउंड के पैरेलल, जो ग्राउंड है उसके पैरेलल इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। तो मुझे बोलना पड़ा ना, जो रिजल्ट मैं चाहता था कि ये भी बच्चा लाए, जो रिजल्ट मुझे मिला वो इस बच्चे को भी मिले, ठीक है, सेम फोर्स लगाने पे ये ब्लॉक मूव करे। वो कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने उसको पूरी इंफॉर्मेशन दी कि 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड में फोर्स, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन होना चाहिए, और
किस डायरेक्शन में लगाना है, इस डायरेक्शन में लगाना है, तब ये मूव करेगा। तो मैंने इशारे से बता दिया इस डायरेक्शन में लगा दे 2 न्यूटन फोर्स, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। ठीक है, अब उसका और मेरा रिजल्ट सेम आएगा। सो आपने देखा कि यहां पर जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं तब तक वो रिजल्ट, उसका और मेरा रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। तो यानी कि वो तुक्के में इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता था, इसमें भी लगा सकता था, इधर भी लगा सकता था, कहीं भी लगा सकता, टेढ़ा लगा सकता था फोर्स। ठीक है, पर रिजल्ट उसका एग्जैक्टली जो मेरा आया था तभी आएगा जब वो बिल्कुल वैसे लगाएगा जैसे मैंने लगाया है। तो मुझे इसके लिए उसको बताना पड़ रहा है कि इस तरफ, मुझे उसे बोलना पड़ रहा है कि इस तरफ लगाना है फोर्स। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तब आएगा वो रिजल्ट मेरा और आपका सेम आएगा। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेयर डायरेक्शन इज मस्ट, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, ठीक है, टू गेट द डिजायरेबल रिजल्ट। तो अगर हमें जो रिजल्ट चाहिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, वरना रिजल्ट जो आउटकम है उसका बदल जाएगा। ठीक है, तो वो आउटकम बदल सकता है, सर्टेन नहीं होगा। ठीक है, मान लिया इस ब्लॉक में 5-6 बार फोर्स लगा के तब कहता जी ऐसे लगाऊंगा तब मूव करेगा, तो ये तो उसे ढूंढना पड़ता है ना। तो मुझे अगर कोई एक्सपेरिमेंट में मैं फिजिक्स में कर रहा हूँ और कोई फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है और अगर वो ऐसी क्वांटिटी है जब डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि ये इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए इस फिजिकल क्वांटिटी का और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी उसका और मेरा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो जरूरत हो गई कि हमें अब क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिकल जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जहां मैग्नीट्यूड भी है और वहां पे डायरेक्शन भी होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शन भी चाहिए। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हो गई जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अब सवाल आता है चलो जी आप डिवाइड कर लो, फिर मैथ्स में क्यों पढ़ा रहे हो इतना सब, इतना ये क्यों चल रहा है? तो बड़ी सिंपल सी बात थी, इन्होंने कहा कि देखो जैसे आपने यहाँ 2 डिस्टेंस जोड़ दिए, स्केलर क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो नॉर्मल मैथ्स इस्तेमाल करके। वो मैथ्स के बेस से ये क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग गए, एक इधर 2 न्यूटन फोर्स और एक इधर 3 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो अब हम कहें कि कुल मिला के इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो अगर हमारे पास हम बात करें नॉर्मल मैथ्स की तो हम कह देते 5। ठीक है, हम कहते हैं 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है टोटल, पर ये नहीं आता है। ठीक है, ये 5 के इक्वल इन दोनों का फोर्स नहीं होता है। अगर इन दोनों फोर्स को जो डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं इनको ऐड किया जाए तो 5 नहीं आता है। 5 केवल तभी आ सकता है जब दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो तब तो 5 आएगा, वरना 5 नहीं आएगा। ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, तो इन्होंने कहा इसका मतलब देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेयर नॉर्मल मैथ्स, ठीक है, डोंट वर्क। तो वहां पर क्या करें हम ऐसी क्वांटिटीज में, यहां हमने एक अलग तरह की मैथ्स बनाई जहां पर ऐसे पैरामीटर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाया जाएगा, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और उसी ब्रांच को मैथ्स की हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, इसीलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर भी कहा गया। ठीक है, तो वेक्टर से मतलब हमारा जो है कि ऐसे मतलब हमारी क्वांटिटीज, फिजिक्स में क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, ये नहीं कि ऑप्शनल है कि चलो इसमें इस बार मैग्नीट्यूड दे देते हैं या इस बार डायरेक्शन देते हैं। जी नहीं, इनमें दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है, यानी कि इनसे अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए तो आपको ना केवल इनका मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी यूज की, ठीक है, तो वहां पर उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मैथ्स अब हम सीखने वाले हैं।
ठीक है। तो अब इस वेक्टर में हम सीखते हैं कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रीफ में मैंने इंट्रो दिया ताकि आपको ध्यान रहे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसिक्स को दिमाग में जाने चाहिए। और देखिए मैं बिल्कुल सीधे सीधे समझाऊंगा, जितने लॉजिकल अप्रोच आप पकड़ेंगे उतना बेसिक आसानी से घुसेगा दिमाग में। ठीक है, और जितना आसानी से आएगा उतना इजीली रिटेन हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए वेक्टर्स में दो चीजें हो गई। क्या होता है भाई वेक्टर्स में? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये मेरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के सिंबल है। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर में दो चीज होती है। अब वेक्टर को दो तरीके से दिखाया जाता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि एक तो ज्योमेट्री से दिखाते हैं हम, जहां पे एरो बना के दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे आप इसे देखिए, मैंने एक लाइन ली, ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन में मैंने छोटा सा एक सेगमेंट डार्क किया हुआ है ये। ठीक है, इस सेगमेंट में मैंने एक एरो ऐसे लगा दिया, ये पॉइंट ए लिया मैंने, ये पॉइंट बी लिया। ठीक है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट पे मान लीजिए मैंने एक सेगमेंट ले लिया, लाइन पर एक सेगमेंट ले लिया छोटा सा। ठीक है, उसमें एक तरफ मैंने एरो पॉइंटेड कर दिया, तो ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। जो एरो जिस तरफ पॉइंटेड है वो पॉइंट हो गया जहां खत्म हो रहा है वो सेगमेंट, और जहां से शुरू हो रहा है वो इसके पीछे पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली वेक्टर को दिखाने का तरीका है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से, राइट। तो अब ये देखिए, हर वेक्टर एक लाइन पे बना होता है क्योंकि एक छोटा सा सेगमेंट होता है वो तो एक लाइन का, राइट। तो ये मैं हटा देता हूं। क्लियर? आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी वेक्टर बना होगा कि किस पे बना होगा, एक लाइन पे बना होगा। उस लाइन का छोटा सा सेगमेंट दिखाते हैं हम। ठीक है, जिसे हम वेक्टर बोलते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं। अब ये पॉइंट जो कहलाता है ये कहलाता है हेड। इसे इसका पॉपुलर नाम हेड है। जिस तरफ एरो पॉइंटेड होता है, ये एरो जिस तरफ पॉइंटेड होगा वो तरफ हेड कहलाती है, और ये टेल कहलाता है। ठीक है, तो बी मेरा हेड हो गया और ये मेरा टेल हो गया। जरूरी नहीं है कि ये एरो ऐसे लगाओ, ये बीच में भी कहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे, तब भी ये हेड होगा और ये टेल होगा। ठीक है, यूजुअली इसे ओरिजिन भी बोला जाता है एक को, और इसको टर्मिनस पॉइंट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ सेगमेंट खत्म हो रहा है। ठीक है, इसे ओरिजिन, इसे टर्मिनस पॉइंट भी बोला जाता है, पर ज्यादा पॉपुलर नाम इनके हेड और टेल से है। ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। तो जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहा है ये, ठीक है, वो हेड कहलाएगा, और उसके पीछे दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा सेगमेंट का? टेल कहलाएगा। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, अब सवाल आता है कि ज्योमेट्रिकली देखने में यहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कैसे पता लगेगा। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड का यहां मतलब होता है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यहां पे लेंथ ऑफ ए बी इन यूनिट्स। लेंथ ऑफ ए बी इन यूनिट्स, ए से बी की लेंथ यूनिट में। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है, ये तो ज्योमेट्रिकल हो गया, सिंबॉलिक तरीके से इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये ए बी वेक्टर हो गया। तो देखो जो हेड है बी था यहां पर, तो बी के ऊपर एरो आ रहा है और ए के ऊपर टेल वाला पार्ट आ रहा है, ये हेड और ये टेल। तो ये हेड हो गया यहां पर, और ये आपका क्या हो गया? टेल हो गया। पता कैसे चलता है? इस एरो से जो इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो ए और बी सेगमेंट लिखा, उसके ऊपर ये एरो लगा दिया। और एरो कैसे लगाया? अगर बी हेड है तो एरो का ये वाला पार्ट बी के ऊपर आना चाहिए और ये ए के ऊपर आना चाहिए, जो टेल वाला पार्ट है। ठीक है, तो सिंबॉलिकली यानी कि सिंबल से जब दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि हर वक्त ज्योमेट्री से दिखाया जाए, हमें तो दोनों सीखने हैं। ठीक है, तो ये इसको भी इन्होंने बड़े लॉजिकल तरीके से लिखा। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो ये टेल हो गया और ये हेड हो गया।
तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गया। करेक्ट। अब एक बात आती है कि ये इन्होंने ऐसे ही इन जनरल ऐसे सोच लिया था या कैसे। मैं इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप अपने ऊपर भी इसको ठीक है अप्लाई करके देख सकते हैं। ये कैसे हुआ होगा, मान लीजिए जैसे मेरे सामने कोई आपका ब्लॉक रखा है, ठीक है, और मैं इसको मूव कराना चाह रहा हूँ ऐसे। करेक्ट। तो मैं देखो एक बार मैंने ऐसे मूव कराया, इसको ऐसे फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, और एक बार मैंने ऐसे लगाया। इन दोनों में अंतर क्या दिखाई दिया आपको? पहली बात तो मैंने फोर्स ऐसे करके तो नहीं लगाया कहीं, इसको इधर मूव कराना है। मान लो एक ब्लॉक है मेरे सामने, ये इसको मैंने मूव कराना है इधर, तो मैं ऐसे फोर्स तो लगाऊंगा या ऐसे तो नहीं लगाऊंगा। मैं कहूँगा ये इधर कैसे जाएगा, आप कहोगे इसको ऐसे पुश कर दो, सही है, ऐसे, और तेज करोगे तो ये तेजी से जाएगा। करेक्ट, यही तो बोलोगे आप। तो इन्होंने भी ऐसे सोचा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन जो आएगी वो कर्व में नहीं होगी, वो स्ट्रेट लाइन के लंब होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि डायरेक्शन ऐसे दिखाओ, ऐसे और ऐसे मत दिखाओ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो ऐसे बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन सीधा यूनिक है ऐसे, ये यूनिक है तरीका है। करेक्ट, या ऐसे ये यूनिक है बिल्कुल। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे अगर आप कहीं मैंने यूं फोर्स लगाया, यूं लगाया, यूं लगाया, तो देखो कितने अलग अलग पाथ बनते हैं। करेक्ट, तो कर्व में तो बहुत सारे पाथ है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हर कोई पाथ यूनिक हो जा रहा है। ठीक है, हर कोई पाथ क्या हो रहा है, यूनिक हो जा रहा है। करेक्ट, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कर्व ना चूज करके वेक्टर को ज्योमेट्रिकली दिखाने का तरीका बेहतर क्या है। ये तो मैंने फोर्स के लिए बात की है, सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, समझाने के लिए जस्ट मैंने बताया कि सोच क्या रही होगी उनकी। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि स्ट्रेट लाइन यूनिक होती है। करेक्ट, तो हम स्ट्रेट लाइन से इसको दिखाएं। करेक्ट, तो इन्होंने कहा कि डायरेक्शन ऐसे दिखाओ, इधर मूव लगाना है या ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है। ठीक है, इसलिए ये जो है स्ट्रेट लाइन से ज्योमेट्रिकली दिखाया गया वेक्टर को। दूसरा, अब आती है बात मैग्नीट्यूड में लेंथ क्यों लिया गया। तो बड़ा सिंपल है, देखो जब मैं करता हूं ऐसे और जब मैं करता हूं ऐसे, इससे आपको क्या अंतर समझ आ रहा है? इससे आपको डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हल्का यानी कि मैग्नीट्यूड कम, इसका मतलब ज्यादा यानी कि मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो हुआ क्या इसमें और इस करने में, ये लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एक ऐसे है सेम फिजिकल क्वांटिटी की, एक ऐसे है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कम है तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, देखो डायरेक्शन इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है, मतलब वो लाइन अलग होने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, तो ये जो है आपका कम मैग्नीट्यूड का है, छोटा है, और ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कैसे मेजर किया जा सकता है? बाय मेजरिंग दिस लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की लेंथ मेजर करने में। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड को क्या कहा गया, ए से बी तक की लेंथ ऑफ ए बी इन यूनिट्स। अब यूनिट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, ये भी समझते चले। देखिए यूनिट्स का मतलब बड़ा सिंपल है यहाँ पर बच्चों। यूनिट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ये तो आपने 10th में सीख ली है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट, अब कोई भी जो ये एरो बना है, ये वेक्टर बना हुआ है, ये तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखा सकता है। ठीक है, ये वेलोसिटी को दिखा सकता है, एक्सेलरेशन को दिखा सकता है, फोर्स को दिखा सकता है, या किसी और फिजिकल क्वांटिटी को दिखा सकता है। तो मान लीजिए कि ये है आपका ए से बी, अगर ये फोर्स को दिखाता है और मैं बोलता हूँ ये फोर्स 3 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ए बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। इस ए बी जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट इक्वल हो जाएगी 1 न्यूटन के। तो अब मैग्नीट्यूड को मैं क्या पढ़ सकता हूं, 3 न्यूटन। तो यानी कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
यानी कि जितना मैग्नीट्यूड है उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, 0 1 2 3। मान लो 3.5 होता है तो मैं आधा और ले लेता है इसको, ठीक है, हाफ लेता है इसको। तो ये 0 1 2 3, तो इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट 1 न्यूटन के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाती, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये ए बी वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करता तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, 3 मीटर पर सेकेंड, यूनिट की बजाय मीटर पर सेकेंड आता है। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हमने कहा इन यूनिट्स। अब यूनिट्स किसकी लेनी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को कर रहा है तो न्यूटन ले लेना, वेलोसिटी को कर रहा है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन को कर रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो एज पर द नीड हम लोग क्या करेंगे, यूनिट चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली सिंबल में ये जो टेल और हेड में के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सिंबल क्या है इस मैग्नीट्यूड का, मॉड ए बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। भाई आपने किसी को सुना, अरे आज बड़ा थक गया, -10 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, या कभी दुकान वाले के पास गए हो, भाई साहब -250 ग्राम चीनी दे दो, बोलते तुम, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। और मैथ्स में पॉजिटिव का सिंबल यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है, मॉड। मॉड में किसी को भी रख दो, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जो ये मॉड का सिंबल होता है, इसमें किसी को भी डाल दो पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। तो इसी लॉजिक से उन्होंने कहा कि भाई हम इस ए बी वेक्टर के बाहर मॉड लगा देते हैं। तो मॉड ये किसका सिंबल है, मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ ए बी, और सिंबॉलिक मतलब क्या है, ए बी को मॉड के अंदर डाल दो, वेक्टर को, ए बी वेक्टर को मॉड में। तो ये जो वेक्टर लिया था, जब इसमें मॉड लगाते हो तो आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हो। किसकी बात करते हो, मैग्नीट्यूड की। चलिए अब बात आई डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन भी कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैंने बताया ए से बी जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये ऐसे ऐसे, थोड़ा यूं घूम के, है ना, पर यूनिक तरीका एक ही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में हम बता चुके कि डायरेक्शन यहां पे क्या है, ये क्या बता रहा है कि फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाना है, अलोंग, अब जाने में तो बहुत सारी बात होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ए टू बी आप कई तरीके से जा सकते हैं, लेकिन अलोंग स्ट्रेट लाइन एक ही तरीके से जा सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग ए टू बी, मतलब ए टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन, ए से बी की तरफ अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्शन हो गई इसकी, यानी कि इस तरफ जाना है, ठीक है। अब वेक्टर में एक बात ध्यान रखो, वेक्टर में कोई भी वेक्टर होता है, इसको आप इस डायरेक्शन में कहीं तक चले जाओ, ये भी एक ही बात है, इसको इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ले आओ एक ऐसे, और ऐसे बना दो, तो ये जाना और ऐसे जाना सेम माना जाता है, ठीक है, इसको सेम माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक जमीन पे रखा है, मैं यहां लगाऊं तो भी इधर जाता है फोर्स, यहां पर लगा दूं तो भी इधर जाता है, ठीक है, करेक्ट। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्शन ये ध्यान रखनी है आपने ऐसे, ठीक है। तो ये पैरेलल है ना, यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है जिन पे वेक्टर बने, तो ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, करेक्ट, ये दोनों पैरेलल होंगे। तो वेक्टर जो होता है यहाँ पर, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब है टेल टू हेड अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ना ये वाला पाथ, ना ये वाला पाथ, ना ये, ना ये। तो सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी इन्होंने, क्योंकि ए टू बी यूनिक पाथ है स्ट्रेट लाइन के लोग, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम ए टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब सिंबल क्या यूज किया इन्होंने, तो सिंबल के लिए इन्होंने क्या किया, ए बी को ही यूज किया, इसके ऊपर कैप लगा दी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर, ये ऑफ ए बी, यानी कि यहां पे ए बी की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये ए बी की डायरेक्शन को बता रहा है, इसका काम सिर्फ यहां पे डायरेक्शन बताना है।
तो सिंबल जो डायरेक्शन के लिए यूज किया ए बी कैप। अच्छा, इसको यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है, अभी बताएंगे क्यों बोलते हैं इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम इसको बताएंगे आपको कि यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं। तो अब देखिए ज्योमेट्रिकली क्या हो गया, दो चीजें थी एक वेक्टर में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ए बी वेक्टर ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाने का मतलब हो गया कि आपका इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और डायरेक्शन ए टू बी है अलोंग स्ट्रेट लाइन। सिंबल का मतलब क्या है, ए बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर हुआ ए बी, इसके ऊपर हेड के ऊपर ये एरो आएगा, टेल के ऊपर एरो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ए बी का सिंबल, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका ऐसा है, किसी भी वेक्टर को मॉड में डाल दो, मॉड में डाल दोगे तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सिंबॉलिक तरीका है मैग्नीट्यूड को दिखाने का। और डायरेक्शन दिखाने का क्या है, इसको हटाओ कैप लगा दो यहाँ पर, ये डायरेक्शन दिखाने का तरीका है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड मॉड ए बी से रिप्रेजेंट किया मैंने और डायरेक्शन ए बी कैप से किया, और वेक्टर किससे किया मैंने, ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये सिंबल हो गए। अभी हमने ए बी लिया है इसलिए मैंने यहाँ ए बी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल लॉजिकल तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिर्फ खाली पढ़ना नहीं, कोशिश करनी है कि उन्होंने क्या सोचा होगा, क्यों ऐसा सोचा। जब आप इन चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे सोचा होगा कि भाई ज़्यादा कम, हम कहते हैं ना हल्का हल्का, ऐसे बोलते हैं। तो उसने कहा कि देखो अपने आप ही लेंथ छोटी हो गई इसकी, और बड़ी का मतलब ये, इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए मैग्नीट्यूड जो बताया गया वो लेंथ से बताया गया वेक्टर की इसकी, ठीक है। अभी आपने देखा, मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं आपको ऐसे लगा रहा था कि देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे एरो बना दिया था मैंने और ऊपर लिख दिया था 2 न्यूटन, क्योंकि आपके पास हर बार कोई स्केल नहीं, आप इसे मेजर करो, पर ये 2 न्यूटन क्या बता रहा है कि 0, 1, 2, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दो और एक हिस्सा किसके बराबर है, 1 न्यूटन के, तो पूरा कितना हुआ 2 न्यूटन के, ठीक है। और डायरेक्शन हो गई ये वाली। तो मैंने ऐसे एरो बनाया, आपके भी दिमाग में एक बार नहीं आया, आप मेरी बात समझते चले गए होंगे। तो बिल्कुल उसी लॉजिक से इन्होंने वेक्टर को ज्योमेट्रिकली दिखाने का ये आपका तरीका यूज किया कि स्ट्रेट लाइन से कैसे एरो बना दो, ये ज्योमेट्रिकल तरीका हो गया। ऊपर उसके मैग्नीट्यूड लिख दो, मान लो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, कि एक आदमी है इधर 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मैंने वेलोसिटी दिखा दी, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई और मैग्नीट्यूड ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को। तो ये हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ठीक है। देखिए अगर आप मेरी बात बिल्कुल साथ साथ समझ के चलेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आपको याद तो कम से कम कुछ रखना नहीं पड़ेगा, चीजें बैठ जाएंगी अपने आप, लॉजिकली चली जाएंगी दिमाग में, ठीक है। और साइंस का तो मतलब ही है कि समझना, तभी तो साइंस ली है कि साइंस आसान पड़ती है समझने के बाद, मुश्किल किसे पड़ेगी, जो याद करेगा। चलिए अब हाउ टू राइट अ वेक्टर, सिंपल एकदम। एक्सक्यूज मी, हाउ टू राइट अ वेक्टर। देखिए वेक्टर को लिखने का मजे की बात है, दुनिया में एक ही तरीका है, 4-5 तरीके नहीं है वेक्टर को लिखने का, ठीक है। मान लो मुझे ए बी वेक्टर लिखना है, तो एक वेक्टर में क्या क्या चीज होनी चाहिए ये बताया हुआ ऊपर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में होना चाहिए, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। यानी कि वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड से दिखाना अधूरा है, सिर्फ डायरेक्शन से दिखाना अधूरा है। वेक्टर जब लिखा जाएगा उसमें दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, वरना वो स्केलर नहीं हो जाएगा, करेक्ट। या हमें सिंबल लगा के बताना पड़ेगा कि मैं मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ भी इस वेक्टर का, या मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ वेक्टर की, ठीक है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक वेक्टर लिखते हैं तो उसके अंदर दोनों चीजें आनी चाहिए। और मैथ्स में बड़ा सिंपल सा रूल है, एक्सक्यूज मी, जब दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करती हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं, दोनों को साथ लिखा जाता है, इससे पता लगता है कि वो दोनों साथ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जैसे मैग्नीट्यूड का सिंबल होगा मॉड ए बी
और डायरेक्शन का सिंबल होगा ए बी कैप। तो दोनों को साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो दुनिया में केवल एक तरीका है ये वेक्टर लिखने का, पूरा वेक्टर इससे चल जाएगा आपका कंप्लीट, और कोई तरीका ही नहीं है। किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखा दो साथ में लिख के, ठीक है। तो यहां पर ये आपका दिखा रहा है मैग्नीट्यूड को, ठीक है, मॉड ए बी, और ये भी क्या किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये होता है किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका। अब एक और बात, जैसे मान लीजिए अभी आपने ए बी वेक्टर लिखा इस तरीके से, अब जरूरी नहीं कि आप हर बार इसको ऐसे ही लिख के दिखाएं, इसको सिंगल लेटर से भी लिख सकते हो, यानी कि आप इसको आप चाहो तो ऐसे ए वेक्टर से मार्क कर दिया कि भाई ए वेक्टर है। तो हेड और टेल हर बार दिखाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि बार बार आपको ए और बी दोनों लिखने पड़ रहे हैं, आप बोल सकते हो वेक्टर ए है तो इसको साफ कर दो, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। इससे पता लग रहा है ये हेड है और ये टेल है, क्लियर। तो जरूरी नहीं कि इन्हें नाम देना है, इन्हें सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हो। अब वेक्टर ए कैसे लिखा जाएगा, सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड का सिंबल ए को मॉड में डाल दो, डायरेक्शन ए कैप, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो यहां तो हमने ए बी लिया था इसलिए मैंने ए बी पूरा लिख के दिखाया, पर कभी कभी ए बी को सिंगल ए लेटर ए से, बी से, सी से, किसी से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका वेक्टर ए को लिखने का, मॉड ए इंटू ए कैप, ठीक है। तो है आसान, तो ये बिल्कुल इजी वे है वेक्टर को लिखने का, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी कहा था कि इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं ए बी कैप को, क्यों बोलते हैं, ठीक है, देखते हैं जरा। उससे पहले एक चीज समझिए, देखिए मॉड में अगर -2 रखा तो क्या आएगा, 2, क्योंकि मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर मॉड में +2 को रखा तो भी 2 आएगा, पर क्या +2 को मॉड में रखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है भाई। माइनस से तो ठीक है 2 लाना है, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये 2 पॉजिटिव था, राइट। तो पॉजिटिव पे मॉड लगाने की क्या कोई ऐसा वो नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्लियर। मैंने ये यहां पे उठाया ए बी कैप, और मैंने इसको पूरे का मॉड ले लिया, दोनों तरफ मॉड ले लिया, ठीक है। क्यों ले रहा हूं मैं मॉड, सवाल यहां पे आता है। देखिए ए बी कैप डायरेक्शन का सिंबल तो है ही, ये डायरेक्शन तो दिखाता ही है, ठीक है, अलोंग ए टू बी, मतलब अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये दिखाता ही है ये आपका। इस सिंबल का कोई अपना मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन तो है ही इसमें सिंबल में, ये है ही डायरेक्शन का सिंबल, तो इस सिंबल का अपना कोई मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है, कुछ तो होगा ही। तो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ये खुद है ही, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी वेक्टर हुआ, इसलिए इसका नाम हमने रखा वेक्टर, और साथ में रखा यूनिट वेक्टर। क्यों रखा यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, इस सिंबल का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। कैसे आता है देखते हैं, देखिए मॉड ए बी हो गया, ये तो पॉजिटिव इधर मैंने दोनों तरफ मॉड ले लिया। अब ये मॉड ए बी पहले ही अंदर रखा है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मैंने बताया ना मॉड लगा हुआ है ना इस पे, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 2 पॉजिटिव है, मॉड के अंदर रखो या मत रखो, तो ये तो कोई नंबर है, इसे बाहर निकाल देता हूँ, चलो अंदर क्या बचा, ए बी कैप, ठीक है, ये तो चला गया बाहर, अंदर ए बी कैप बचा, ये नंबर इस नंबर से कैंसिल, मैग्नीट्यूड है ना ये तो, कोई नंबर रहा होगा ये तो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो मॉड ए बी कैप कितना आ गया, 1, ठीक है, ये 1 आ गया। खुद ही देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब होगी, जब ये 1 के इक्वल हो, जब इससे 1 मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 1 से कम हुआ, मान लो 0.5 हुआ, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो पाएगी। ज्यादा हुआ ये 1 से और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो राइट हैंड साइड ज्यादा हो जाएगी, तो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल नहीं होगी। कब इक्वल हो सकती है, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जिससे किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो 1 से, किसी को भी, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं डालेगा। तो मुझे लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल चाहिए, इधर मॉड ए बी आना चाहिए ना बस, जब भी तो इक्वल होंगे। तो इसका क्या होना जरूरी है फिर, 1, ठीक है, या इन्हें कैंसिल करके देख लो तब भी 1 ही आ रहा है।
तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। तो मॉड ए बी कैप 1 होता है, इसीलिए यूनिट होता है, 1 को यूनिट बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो ए बी कैप क्या कहलाता है आपका? यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1। और डायरेक्शन का सिंबल तो है ही। डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन, ए से बी की तरफ अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इससे पूरा वेक्टर आपका समझ आ जाएगा आपको, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सीधे बच्चे आई जे के स्टार्ट कर देते हैं, रटना शुरू, इतना रटते हैं ना बच्चे वेक्टर्स में, और इसी कारण से जब भी वेक्टर आता है वो हमेशा कमजोर रहते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार लाइफ में वेक्टर के बेसिक सही तरीके से समझ लें, उसके बाद आपको वेक्टर कभी परेशान करेगा नहीं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर की। देखिए, आप बीच में मेरी कोई क्लास मिस मत करिएगा, या तो देखिए मत। ठीक है, आप अगर आपको लगता है आप कॉन्टिन्यूटी नहीं बना सकते हैं तो मत देखिएगा लेक्चर सिर्फ जब ही देखिएगा जब आप कॉन्टिन्यूटी बना सके, वरना आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप मेरा सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर रैंडमली उठा के देख लो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा कि मैं एक बैच की तरह पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास से दूसरी क्लास कनेक्टेड है, यानी कि सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास का इस्तेमाल करूंगा, थर्ड में फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करूंगा। तो कॉन्टिन्यूटी बना के रखिएगा मेरे लेक्चर्स में, वरना कोई बेनिफिट नहीं होगा, इससे अच्छा आप ना देखें। ठीक है, और जिनको ठीक लग रहा है अभी नीचे अपना सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, मेरी हमेशा टेक्निकल टीम कहती है सर आप भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि हम लोग, ठीक है, लगातार आपको, ठीक है, ये क्लासेस बिल्कुल रेगुलर उसमें देते रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर की। जैसे मुझसे कहा गया है एक वेक्टर ए बी के इक्वल कब होगा। ये वेक्टर है ए, ये बी के इक्वल कब होगा, यानी कि सिंपल सा मैंने पूछा है दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये कहते हैं कि दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, IFF जानते होंगे आप, इफ एंड ओनली इफ व्हेन देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। क्योंकि वेक्टर्स में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भैया दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों की दोनों चीजें इक्वल हो। ठीक है, तो if and only if when their magnitudes are equal and their direction are same। अब वेक्टर में डायरेक्शन सेम होने को बोला जाता है पैरेलल होना। ठीक है, मैंने बताया था ना, किसी वेक्टर को, ये वेक्टर ऐसे आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, यूं देखो, ऐसे यूं यूं यूं, क्योंकि जब ये आगे पीछे जा रहा है, करेक्ट, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। एक वेक्टर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वेक्टर के इक्वल होने के लिए उनकी डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। डायरेक्शन सेम होने के लिए का मतलब ये है कि वेक्टर का पैरेलल होना जरूरी है। पैरेलल कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने अभी बताया था कि वेक्टर बनते हैं लाइंस पे। तो मान लो ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक है, राइट। तो हम कैसे देखते हैं कि पैरेलल है वेक्टर? भाई या तो दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करते हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, ये पैरेलल है। ठीक है, या ये वेक्टर जिन लाइंस पे लाई कर रहे हैं, जैसे ये वेक्टर इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये वाला वेक्टर इस लाइन पे, ये लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर लाई करती हो वो लाइनें। ठीक है, बेस लाइन इसे बोल देते हैं, बेस लाइन जिस पे वेक्टर बना है। ठीक है, तो ये बेस लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए या एक दूसरे पे लाई करनी चाहिए, तब वेक्टर को पैरेलल कहा जाता है। इन एरो से पैरेलल नहीं कहते हम लोग, किससे कहते हैं, जिस लाइन पे वेक्टर बनता है या तो वो एक दूसरे पे दोनों वेक्टर की लाई करती हो, यानी कि दोनों वेक्टर एक ही बेस लाइन पे बने हो। ठीक है, या उनकी बेस लाइन आपस में पैरेलल हो। ठीक है, उनकी बेस लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल तो आप जानते ही हैं। ठीक है,
तो ऐसे वेक्टर पैरेलल कहलाते हैं। अब ऐसी दो कंडीशन हो सकती है, कैसे? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और दोनों के एरो भी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसको बड़ा बना देता हूं, उसको इधर, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है। तो ये भी पैरेलल वेक्टर है। वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, ए वेक्टर ऐसे हो, बी वेक्टर ऐसे हो, ठीक है। देखो इनकी बेस लाइन पैरेलल है ना, करेक्ट। इनको बोलते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। जब इनके एरो सेम ही तरफ हो, ठीक है, इनके सेम तरफ है एरो। फिर आपके ऐसे हो सकते हैं वेक्टर्स कि बेस लाइन तो सेम है पर एरो अपोजिट है, ठीक है। यहां पे ए का एरो इधर है, बी का एरो इधर है। अब देखो बेस लाइन तो इनकी पैरेलल है, जिस बेस लाइन पे बने, तो पैरेलल वेक्टर तो ये हो गए। अब लेकिन इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल बोल दो या अनलाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। ये अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हो गए। तो अनलाइक पैरेलल में एरो अपोजिट होंगे, पर पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? बेस लाइन या तो एक दूसरे पे लाई करती हो जिस पर वेक्टर बनते हैं, या एक दूसरे के पैरेलल हो। तो पैरेलल के सिर्फ ये कंडीशन रिक्वायर्ड है कि जिस बेस लाइन पे वो वेक्टर बनते हैं वो या तो कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे पे लाई करती हो, या एक दूसरे के पैरेलल हो। एरो से सिर्फ लाइक और अनलाइक डिसाइड होता है, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, जिन्हें पहचानना भी बड़ा आसान है, ठीक है। तो वेक्टर में दो वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और वो उनकी डायरेक्शन सेम हो। अब डायरेक्शन वर्ड की बजाय आप क्या कहेंगे? वो एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो दो वेक्टर इक्वल होने की कंडीशन। सेकंड, दो यूनिट वेक्टर कब इक्वल होंगे? अब यूनिट वेक्टर, वेक्टर में तो कंडीशन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई दो यूनिट वेक्टर भी तभी इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन सेम हो। अब मैग्नीट्यूड तो चेक नहीं करना यूनिट वेक्टर में। क्यों चेक नहीं करना? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई भी हो, किसी भी वेक्टर का 1 होता है हमेशा, तो मैग्नीट्यूड तो चेक ही नहीं करना है। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1। तो मैग्नीट्यूड नहीं चेक करना। तो क्या चेक करना है? इफ एंड ओनली इफ देयर डायरेक्शन सेम, यानी कि जिन वेक्टर्स के ये यूनिट वेक्टर हैं, अगर वो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन इसी को तो रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी की, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो मतलब ए कैप भी बी कैप के पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन का सिंबल क्या है? ए कैप, और बी वेक्टर की डायरेक्शन का सिंबल क्या है? बी कैप। तो अगर ए और बी पैरेलल है तो इनके यूनिट वेक्टर भी पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? सेम। तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू बी देन ए कैप इक्वल्स टू बी कैप, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दो वेक्टर के यूनिट वेक्टर इक्वल हैं तो इसका मतलब वो वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल है। और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। लॉजिकल है, बिल्कुल सिंपल एकदम, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई एम श्योर। अब पैरेलल की कंडीशन देखते हैं कि वेक्टर की पहचाने कैसे, वेक्टर पैरेलल होते हैं कैसे पहचाने, ठीक है। तो हम दो पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स,
तो मान लीजिए कि मुझे दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए बी दिया हुआ है ऐसे, और एक इसके वेक्टर पैरेलल दिया है सी डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी मुझे गिवन है, ये गिवन है। अब मुझे कंडीशन निकालनी है इनके वेक्टर्स की फॉर्म में, जिससे मैं बता सकूं कंडीशन को देख के कि अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखे हो तो पैरेलल होते हैं आपस में। मुझे वो कंडीशन निकालनी है। यहां मैंने ऑलरेडी आपको दो पैरेलल वेक्टर दिए हैं। अब मैं एक सिंपल सी बात आपसे बोलता हूं, ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा भाई? तो कहेंगे जी एक ही तरीका है, ए बी का मैग्नीट्यूड और ए बी की डायरेक्शन। सही है, मॉड ए बी इंटू ए बी कैप। सी डी वेक्टर कैसे लिखा जाना चाहिए? सोचने की बात है कोई? सी डी का मैग्नीट्यूड सी डी कैप, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, यही तरीका है। अब मैं चाहता हूं कि इस वेक्टर में कोई रिलेशन निकालूं, ठीक है, जिसमें मैं इस कंडीशन का यूज करूं, ए बी और सी डी मुझे ऑलरेडी पैरेलल दिए हुए हैं। अब पैरेलल दिए होने से क्या फर्क हुआ? अगर ये पैरेलल हैं एज ए बी पैरेलल टू सी डी, देन ए बी कैप मस्ट बी इक्वल टू सी डी कैप। अभी हमने पीछे पढ़ा प्रॉपर्टी में कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। तो अब आप देखो, इस सी डी की जगह या इस ए बी की जगह, इस सी डी की जगह मैं ए बी रख सकता हूं, या इस ए बी कैप की बजाय मैं सी डी रख सकता हूं, ठीक है, क्लियर। ये मुझे एक कंडीशन मिल गई इससे कि मैं यूनिट वेक्टर को इनके चेंज कर सकता हूं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब बचे मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के बारे में मैं एक बात कहूंगा, आप देख सकते हो ए बी छोटा है और सी डी बड़ा है। जरूरी नहीं है मैं चाहता तो ए बी को बड़ा बना देता, सी डी को छोटा बना सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ हमारा फोकस सिर्फ पैरेलल होने पे है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि ए बी जो है सी डी से छोटा है। हो सकता है सी डी ए बी जो है, सी डी की लेंथ यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, लेंथ जब मैं बोलूंगा तो मतलब मैग्नीट्यूड की बात है, वेक्टर में लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड से होता है। तो इसकी लेंथ हो सकता है इसकी डबल हो, सी डी की लेंथ ए बी के डबल लेंथ के बराबर हो, या सी डी की लेंथ ए बी के 1.2 टाइम्स हो। हम ऐसे लिख सकते हैं सी डी 1.2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी कि सी डी की लेंथ ए बी के 1.2 टाइम्स हो, ठीक है, या 1.5 टाइम्स हो, या 3 टाइम्स हो, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं नंबर यहां पर, ठीक है। अच्छा, ये सी डी की लेंथ का मतलब इसे यूं भी लिख सकते हो आप, सी डी की लेंथ ए बी की लेंथ। वेक्टर में यही तो सिंबल होते हैं। मॉड सी डी में जैसे आपने लिखा ना मॉड सी डी वेक्टर, इसे आप खाली ए बी लिख सकते हो, हटा दो वेक्टर का साइन, खाली सी डी रहने दो। सी डी का मतलब हमारी मैथ्स में क्या होता है? सी से डी की लेंथ, सी डी, बस ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मॉड ए बी को आप जो ये ए बी वेक्टर का मॉड लिया आपने, मॉड ए बी वेक्टर, तो इसको आप ए बी भी लिख सकते हो खाली, ठीक है। तो ये इससे घबराना नहीं, यानी कि कोई वेक्टर अगर ए दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ए लिखा जा सकता है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वेक्टर हटा दो, ऊपर से वेक्टर का साइन ये हटा दो, ये ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब बात करें यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है ना, कोई तो रिलेशन होगा इनमें आपस में, लेंथ में कोई तो रिलेशन होगा, ठीक है। तो वो नंबर आएगा ना, इससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लैम्डा लिख दिया। मैंने लिखा कि सी डी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी। लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा क्या है यहाँ पे? स्केलर, ठीक है, कोई नंबर का काम कर रहा है, यानी कि सी डी की लेंथ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी होगी। अब वो लैम्डा 1.2, 1.3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी नंबर होगा। तो इनके कोई भी वेक्टर दिए होंगे, इनकी लेंथ में कोई तो रिलेशन होगा ना आपस में, ठीक है। अगर ये इससे बड़ा है तो सी डी मतलब बड़ा है या छोटा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मान लो सी डी छोटा होता और ए भी बड़ा होता, ये भी है, ये सी डी है सपोज, ठीक है। तो मैं ये कह सकता था कि सी डी इक्वल्स टू 0.2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि ए बी बड़ा है
तो ए बी के 0.2 टाइम्स है, राइट। तो जब 1 से नीचे नंबर होता है तो यानी कि ये हिस्सा अब ए बी जो है वो बड़ा है, और 0.2 टाइम्स ऑफ ए बी का मतलब है कि सी डी छोटा है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते थे। तो जो भी आएगा यहाँ पे, मेरा कहने का कुल मिला के मतलब सिंपल सा है, यहाँ कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लैम्डा यहाँ स्केलर है, और मैंने ये माना कि भाई सी डी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। सी डी की लेंथ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी है, या इसे मैंने लिख दिया सी डी का मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ऑफ मॉड ए बी है। बात एक ही है, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैग्नीट्यूड में रिलेशन मिल गया, यूनिट वेक्टर में रिलेशन मिल गया। चलो अब वेक्टर बदलते हैं। तो मैंने सी डी वेक्टर ले लिया। सी डी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? मॉड सी डी इंटू सी डी कैप। अब मैं इधर ए बी वेक्टर लाना चाहता हूं, ये वाला वेक्टर कैसे बनाऊंगा? देखो, सबसे पहले मैंने मॉड सी डी की जगह रखा लैम्डा मॉड ए बी, यहां से, ठीक है, जहां लैम्डा क्या है? स्केलर, ठीक है। और इस सी डी कैप की बजाय मैं रखूंगा ए बी कैप। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ए बी वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहां रखा ए बी कैप, ठीक है। अब आप देखो ये क्या हो गया, ये तो सी डी मॉड सी डी की जगह रखा मैंने लैम्डा मॉड ए बी, सी डी कैप की जगह रखा ए बी कैप। अब ये क्या हो गया? ये हो गया ए बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब सी डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए बी वेक्टर। तो ये आ गया दो वेक्टर में रिलेशन, ठीक है। ये दो वेक्टर में रिलेशन आ गया। क्या कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, यानी कि अगर मैं वेक्टर ए बी में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी डी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने ये कंडीशन कैसे निकाली? जब मैंने इनको पैरेलल लिया कि मेरे पास ऑलरेडी पैरेलल वेक्टर हैं, तो फिर उनको आपस में ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो वेक्टर पैरेलल होते हैं वो एक दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उनको एक दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन आपने निकाला? कंक्लूजन आपने निकाला, यहां देखते हैं कि इफ वेक्टर ए, अब यहां तो ए बी सी डी मैंने हेड और टेल करके लिया था, पर एक अब मैं वेक्टर ए ले रहा हूं। वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी बी वेक्टर है, यानी कि एक वेक्टर कोई ए है जो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी है, और लैम्डा यहां पे स्केलर है, ये ध्यान रखना है, ये स्केलर होना चाहिए, ठीक है। तो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, और ये लैम्डा स्केलर, ठीक है, जिसकी सिर्फ वैल्यू होगी यहां पर, राइट। तो अब आप देखिए, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग सम स्केलर, तो वो वेक्टर आपस में क्या होंगे? इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा, वो पैरेलल होंगे। वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जैसे यहां पर हमने पैरेलल लेके ये कंडीशन निकाली, इसका उल्टा भी बोल सकते हो। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा बी, देन ए विल बी पैरेलल टू बी, ठीक है। सिंपल, एकदम सीधा सीधा, राइट। तो अब आप देखिए, ये हमने जो बेसिक अभी समझा था, ये वाला कि एक वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, उसी के बेस पे हमने प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी पैरेलल की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको आगे समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। मैंने कहा ना, अगर आप शुरुआत के फाउंडेशन की चीज़ें थोड़ी मेहनत करके सीख ले और आसानी से सीख ले, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आप, ठीक है, मेरे तरीके समझिए, फिर अपने तरीका आपको लगता है कि ऐसे और आसान समझना है, अपना तरीका ईजाद कीजिए, ठीक है। और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि देखो आप ऐसे सोच सकते हो, तो आप उस तरीके से अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद आगे इनके बेस पे बाकी का पार्ट आपको इतना आसान लगेगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी उसको समझने में, ठीक है। तो चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं वेक्टर में। तो ये तो पैरेलल की कंडीशन हो गई हमारी। तो
अगली जो प्रॉपर्टी है वो है नेगेटिव साइन को लेके। वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? देखिए वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब सिंपल सा एक वो रहता है कि जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए दिया है और मुझे माइनस ए वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन मीन्स इन वेक्टर नेगेटिव साइन मीन्स reverse the direction keeping the magnitude same। नेगेटिव साइन का मतलब वेक्टर में होता है कि डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम। सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड क्या रखना है? सेम रखना है और बाकी डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ये ए वेक्टर है, देखो अगर मैं यहां पर इतनी ही लेंथ का एक सेगमेंट बना दूं और इस एरो को ऐसे कर दूं, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। ये सेगमेंट सेम है, ठीक है, लेंथ इसकी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन इसका एरो इधर जा रहा है, इसका एरो इधर जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? माइनस ए का मॉड, इसका हुआ ए का मॉड, ठीक है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होने का जो मतलब है, ठीक है, वो ये आप मतलब नेगेटिव साइन का जो मतलब है वो ये है कि डायरेक्शन को रिवर्स कर दो लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे इसको ऐसे पलट दिया, करेक्ट। पलटने से मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही नहीं, राइट। जितना ये था उतना ये समझो इसको ऐसे ले गया मैं, ये वेक्टर को ऐसे ले गया, तो लेंथ तो चेंज नहीं हुई लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। तो नेगेटिव साइन का मतलब बस ये होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे ये ए है, आप इसी सेम लेंथ है, इसका एरो ऐसे कर दो, ये माइनस ए हो गया, ठीक है। सब इसको फॉलो करेंगे, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता है। तो वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब है जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड को सेम रखना है। तो ऐसे भी बना सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पर ये आपने ऐसे वेक्टर है, एक नीचे इसके पैरेलल वेक्टर बना दिया ये, और इसका एरो ऐसे है, तो ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर होगा। क्यों होगा? लेंथ सेम होने से दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, और जिस लाइन सेगमेंट पे ये वेक्टर बना है उसी लाइन सेगमेंट पे, मतलब उसके पैरेलल लाइन सेगमेंट पे दूसरा वेक्टर बना है। तो यानी कि दोनों वेक्टर तो पैरेलल हो गए, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, ठीक है, पैरेलल हो गए, मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर इक्वल है। अब पैरेलल होने में दो तरह के पैरेलल थे, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल। तो लाइक पैरेलल का मतलब होता है सेम तरफ एरो जाना, अनलाइक का मतलब अपोजिट। तो ये माइनस ए का अपोजिट जाएगा, तो ये पैरेलल है पर अनलाइक पैरेलल है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर में केवल नेगेटिव साइन का मतलब है डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चाहे सिंपल वेक्टर का, जैसे ये ए वेक्टर है, मैं एरो को इधर बना दूं तो ये माइनस ए वेक्टर होगा, यूं भी कर सकते हो। तो इसको ऐसे घुमा दो या यहीं रहने पे इसको ऐसे के ऐसे यूं पलट लो, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेगमेंट नहीं, आपका लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ये माइनस ए हो गया। या ए वेक्टर ऐसे, इसके अपोजिट एक वेक्टर बनाओ ऐसे पैरेलल है इसके, और डायरेक्शन पलट दो तो ये माइनस ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो वेक्टर में सिंपल सा ध्यान रखना, नेगेटिव साइन का मतलब है कि रिवर्स द डायरेक्शन कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम। तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर ए दिया है तो इसका नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो वेक्टर में सिर्फ नेगेटिव साइन, इसके अलावा पूरे वेक्टर में नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स करना मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चीजें आपकी, जितनी मैंने आपको आज बातें सिखाई हैं, ये सब बेसिक है वेक्टर का, बिल्कुल फंडामेंटल, और इनकी ये प्रॉपर्टीज। अब इसके बेस पे जो वर्किंग आगे है, आगे वर्किंग का पार्ट है, वो बहुत इजी लगेगा आपको, वो समझने में मजा आएगा और आसान बहुत लगेगा। लेकिन जब जब ये सारी चीजें आपको
क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने कहा क्वांटिटी बना के रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर इसका आएगा जिसमें हम लोग, ठीक है, और आगे की चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।